नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। अगले घंटे तक हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं खबरों का सुपर डोज। खबरें रफ्तार से भी होंगी और विस्तार से भी, लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले सबसे पहले खबरों की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। एलएसी पर चीन की चालबाजी पर लगाम लगाने के लिए पुख्ता इंतजाम। असम के मीसामारी आर्मी एविएशन ब्रिगेड से देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बात केरल की होगी, जहां पर बारिश से त्राहिमाम के बीच अल्पुजा से आई है एक दिलचस्प तस्वीर। बड़े बर्तन में बैठकर मंडप पहुंचे दूल्हा दुल्हन। और चुनाव प्रचार के बीच वोटरों से कनेक्ट करने की तेजस्वी यादव की अनोखी कवायद आपको दिखाएंगे। नहर में स्थानीय लोगों के बीच पकड़ी मछली। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड पर पानी के प्रहार से, क्योंकि उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से हो रही भारी बारिश से त्राहिमाम है। राज्य के कई जिलों में परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में गंगा उफान पर है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में लगी शिव मूर्ति को छूकर गंगा का पानी गुजर रहा है। प्रशासन ने गंगा किनारे निवास कर रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दे दिए हैं। तो ये तो थी ऋषिकेश की तस्वीर। अब हम आपको उत्तराखंड के दूसरे इलाकों की तस्वीरें दिखा देते हैं। उत्तराखंड में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि जमीन पर त्राहिमाम मच गया। ये तस्वीर हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुल रशीद मंदिर के पास की है। तस्वीरें देखिए, पानी के तेज बहाव की वजह से ये कार बहती हुई नाले के ऊपर अटक गई। नाले में लगे एंगल की वजह से बड़ा हादसा टल गया। आसपास के लोगों ने कार सवार 2 युवकों को बचा लिया। उत्तराखंड के ही रामनगर के क्यारी गांव की तस्वीर देखिए। मर्सिडीज से कुदरत की खूबसूरती का मजा लेने आए पर्यटक की कार बरसाती नाले में बह गई। बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से कार को निकाला। गनीमत ये रही कि कार पर सभी लोग सुरक्षित हैं। पानी में कार फंसने की तस्वीर बागेश्वर से भी आई है। बागेश्वर में उफनती गोमती नदी में तेज धार में गाड़ी फंस गई। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से गरुड़ क्षेत्र के सिम खेत में अचानक तेज धार में गाड़ी फंस गई। स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में सवार 3 लोगों को बचाया जा सका। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कुदरत का कहर तेज हो गया है। बद्रीनाथ मार्ग पर लामबाड़ा में नाले उफान पर हैं। इसी नाले में कार फंस गई तो जान पर बनाई। कार बद्रीनाथ धाम से जोशीमठ की तरफ जा रही थी। किसी तरह यात्रियों को कार से निकाला गया। बीआरओ की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार को बाहर निकाला। ये हैं उत्तराखंड के नैनीताल की तस्वीरें। मूसलाधार बारिश के चलते नाला उफान पर है, जिससे नाले के दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां फंसी हैं। जो इलाका सैलानियों से गुलजार रहता है, उस मॉल रोड पर भी नैनी झील का पानी पहुंच गया है। नैनीताल में 24 घंटे में 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। तेज बारिश की वजह से सभी 62 नाले उफान पर हैं। 1998 में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, तब उत्तराखंड में इतनी बारिश संभवतः हुई थी, इतनी ज्यादा, लेकिन वो भी इससे कम थी। मैं इस बात को कह सकता हूँ। नैनीताल के पास वीर भट्टी मोटर पुल के नजदीक कई कार और ट्रक मलबे में दफन हो गए। भारी बारिश के चलते भूस्खलन भी भयंकर हो रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद कई इलाकों से हाहाकारी तस्वीरें आ रही हैं। उधम सिंह नगर की यह तस्वीर देख लीजिए। मूसलाधार बारिश से उधम सिंह नगर के भूत बंगला रुद्रपुर में इतना पानी भर गया कि स्थानीय लोगों के साथ पुलिस को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगना पड़ा। देखिए किस तरह वहां फंसे बच्चों को निकाला जा रहा है। उत्तराखंड में बारिश के ताजा दौर में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। खराब मौसम को देखते हुए 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। पहाड़ दरकने की वजह से बद्रीनाथ मार्ग
6 जगहों पर बाधित है। श्रीनगर गढ़वाल NH58 को भी लैंडस्लाइड की वजह से बंद करना पड़ा। उत्तराखंड में कुदरत के कहर को देखते हुए धामी सरकार अलर्ट है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद ही मोर्चा संभालते हुए बीती रात स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंच गए, अधिकारियों के साथ बात की। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट, रुद्रप्रयाग से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। और उत्तराखंड की तरह ही केरल पर भी बारिश की जबरदस्त मार पड़ी है। हम आपको दिखाते हैं केरल के अल्पुजा जिले की एक दिलचस्प तस्वीर। बारिश की वजह से अल्पुजा के थलावाड़ी की सड़कों पर इतना पानी भर गया कि दूल्हा दुल्हन को खाना पकाने के बड़े बर्तन में बैठकर मंदिर जाना पड़ा। ये तस्वीर उस वक्त की जब दूल्हा दुल्हन को इस तरीके से बर्तन का सहारा लेना पड़ा मंदिर तक जाने के लिए, क्योंकि सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं, वाहन का चलना मुश्किल है। ऐसे में ये अनोखा तरीका मंदिर जाने का। और केरल में भारी बारिश के बाद अब वहां लोगों को लबालब भरे डैम से खतरा है, क्योंकि डैम में पानी भरने की वजह से उनसे पानी रिलीज करना जरूरी हो गया है। सरकार ने 11 बांधों को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। सुबह 11 बजे इडुक्की बांध से पानी छोड़ा जाएगा। इडुक्की जलाशय के पानी से एर्नाकुलम जिले में बाढ़ का खतरा हो सकता है। एर्नाकुलम और इडुक्की में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबरीमला में अयप्पा मंदिर जाने से श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। और यही नहीं, खतरे को देखते हुए केरल में 21 और 23 अक्टूबर को PSP की परीक्षा स्थगित कर दी गई। और बात अब बांग्लादेश की करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में भी हिंदू टारगेट पर हैं। पहले इस्कॉन मंदिर पर हमला और अब हिंदुओं की बस्तियों में आग से हिंदू दहशत में है। रंगपुर में दंगाइयों ने दर्जन हिंदुओं के घर फूंक डाले और जमकर लूटपाट की। हसीना सरकार सुरक्षा के दावे कर रही है, लेकिन हकीकत यही है कि बांग्लादेश के हिंदू दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत की आग। रंगपुर में 25 घरों को दंगाइयों ने फूंक डाला। हिंदुओं के 90 घरों में लूटपाट और तोड़फोड़। आगजनी के बाद लपटों से घिरा पूरा इलाका। बांग्लादेश में 3 दिन पहले भड़की नफरत की आग अब खतरनाक मोड़ पर है। इस बार निशाने पर आए हैं रंगपुर के हिंदू परिवार। दंगाइयों ने यहां हिंदुओं के घरों पर धावा बोलकर लूटपाट ही नहीं की, बल्कि एक साथ दर्जनों घरों को फूंक डाला। इसके बाद का भयावह मंजर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। दूर तक सिर्फ और सिर्फ लपटें दिख रही हैं। हिंदुओं के घरों का तिनका इस आग में खाक हो गया। दंगाइयों की भीड़ ने घर से कोई सामान निकालने का मौका नहीं दिया। दूर से ली गई इस तस्वीर को देखिए, कैसे आग का दावानल धधक रहा है। रंगपुर के पीरगंज इलाके में हिंदुओं के घरों में जमकर लूटपाट की गई। আমাদের ক্ষতি হয়েছে, ঘরে 80,000 টাকা ছিল, আবার হচ্ছে গয়নাগাটি ছিল, আবার ঘরের জিনিস জানা যা কিছু ছিল, নতুন কাপড় চোপড়, চাউল ছিল, চাউলের বস্তা, ড্রাম থেকে ঢালি নিয়ে সব চলে নিয়ে গেছে, গরু ছাগল। এখন মনে করেন জীবনের ভয়ে আরো যখন হামলা করছে তখন আমরা সবাই বাইরেই চলে গেছিলাম। কিছুই নাই বাবা, করি খাওয়ার মতো কোনো বুদ্ধি নাই বাবা। रंगपुर के एसपी का कहना है कि दंगाई पाकिस्तानी छापामारों जैसे थे। पुलिस एक्शन की बात कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं।
ये पिछले शुक्रवार को बांग्लादेश के नवाखाली इलाके में इस्कॉन मंदिर पर हमले की तस्वीर है। 500 से ज्यादा दंगाइयों की फौज इस्कॉन मंदिर के गेट को कितने बेखौफ होकर तोड़ रही है। डरे सहमे एक परिवार का दर्द देखिए। চলো মন্দির সব ভাঙিয়ে লেগেছে, প্লিজ তোমরা বাড়ির ভিতরে ঢুকলেও সাবধানে থাকো। লোকে তো আমার মন্দির ভাঙিয়ে সবার বাইরে তো বাবার ওখানে মন্দির ভাঙিয়ে এলাইছে। তুমি প্লিজ বাড়ির ভিতরে ভিতরে দোকান দোকান সব ভাঙিয়ে লেগেছে, তো বোঝো না কা কোন বাড়ির এদিকে ভিতরে পর্যন্ত ঢুকছে। দরজাটা ঝাটকা রাখো প্লিজ, সবাই অ্যালার্ট করে দাও, আর মন্দির থেকে বাইরে যেতে বলো। ছেলেটির উপর কদর পড়ে না তোমার। यहाँ कट्टरपंथी हमलावरों ने इस्कॉन के सदस्य पार्थ दास की बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी। उसका शव मंदिर के पास तालाब में तैरता मिला। इससे पहले बांग्लादेश के चांदपुर के हाजीगंज उप जिला में दुर्गा पूजा मंडपों पर हमले किए गए। देखिए कैसे दंगाइयों की ये भीड़ पहले दुर्गा मंडप के सामने नारेबाजी करती है और फिर पथराव करके उसे नुकसान पहुंचाती है। पिछले 6 दिनों से बांग्लादेश के हिंदू बहुसंख्यक मुसलमानों के हमले के शिकार हो रहे हैं। शहर शहर दुर्गा पंडालों को निशाना बनाया जा रहा है, मगर सरकार सिवाय बयान देने के कुछ और नहीं कर पा रही। ढाका से शाहिदुल हसन, आज तक। बात अब कश्मीर की करेंगे, जहां पर टारगेट किलिंग के बाद अब केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। कश्मीर में आतंकियों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक आंतरिक सुरक्षा पर की और इस दौरान कश्मीर के हालात पर विचार किया। 11 इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आईबी, एनआईए से लेकर सीआईएसएफ के कई अधिकारी घाटी में कैंप कर रहे हैं। पाक परस्त आतंकियों ने पिछले कुछ दिनों से कश्मीर घाटी में खेला है खूनी खेल। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ पहली बार गैर कश्मीरियों को आतंकियों ने निशाना बनाना शुरू किया है, लेकिन उनकी नापाक साजिश का ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। मोदी सरकार ने आतंक पर जोरदार और निर्णायक चोट करने का मन बना लिया है। सेना घाटी में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। चंद दिनों में दर्जन भर आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, लेकिन अब दिल्ली के स्तर पर आतंक के खिलाफ बन रही है नई नई रणनीति। आतंक पर बड़ी चोट करेगी मोदी सरकार। घाटी में आतंकियों के आखिरी दिन, करीब 11 इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद। घाटी में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान। कश्मीर में आतंकियों ने जिस तरह से सिर उठाया है और उस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की बारीक नजर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को देश की आंतरिक सुरक्षा पर सभी राज्यों के डीजीपी और इंटेलिजेंस अफसरों के साथ बैठक की। इसमें प्रमुखता से कश्मीर के हालात पर भी चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्रालय के आला अफसर भी शामिल थे। सरकार ने कई स्तर पर एक्शन प्लान को अमल में लाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में पहले ही सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह, जो कि एनआईए के भी डीजी हैं, उनको भेजा जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक आईबी, एनआईए, सीआरपीएफ कई वरिष्ठ अधिकारी जम्मू कश्मीर में पहले से ही कैंप कर रहे हैं। कश्मीर में करीब करीब सभी जगहों पर व्यापक तलाशी अभियान छेड़ा गया है। हाइब्रिड आतंकियों यानी छुपे मददगारों की बड़े पैमाने पर धरपकड़ की गई है। ये तस्वीरें श्रीनगर के लाल चौक की हैं, जहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ऐसी ही तलाशी कई और इलाकों में ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा 23 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। शाह का दौरा ऐसे समय हो रहा है जब गैर स्थानीय लोगों को टारगेट किलिंग कर निशाना बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के एलजी, डीजीपी, आईबी, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों
और सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ बैठक करके हालात की समीक्षा करेंगे। निहत्थे को मार करके पहलवान बनते हैं। हमारे देश में इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द ही लोगों का खात्मा भी हो। और इससे बहुत ही इसे वो ना समझे कि हमारे देश में लोगों के बीच कोई विभाजन हो सकता है। हम लोग देश में सब लोग एक हैं। जाहिर तौर पर आतंक को लेकर मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। इसका असर एक के बाद एक आतंकियों को ठिकाने लगाने के रूप में देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। वहीं कश्मीर में आतंकियों की टारगेट किलिंग को लेकर सरकार की चिंता साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इधर विपक्ष ने हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। पाकिस्तान के पास से टेररिस्ट आ रहे हैं, कौन सा सीज फायर आपने किया एलओसी पर? क्यों किया आपने ऐसा सीज फायर किया कि ड्रोन से हथियार आते हैं? 370 निकाला तो बहुत बोले थे, सब खत्म हो गया। कश्मीर में क्या खत्म हुआ? कुछ खत्म नहीं हुआ। टारगेटेड किलिंग कश्मीर में हो रही है। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे? पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। बिहार के करीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है आईबी, अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में? कश्मीर में आतंकियों द्वारा निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों से प्रवासी मजदूर में खौफ है। डर का आलम यह है कि बाहरी राज्यों से आए लोग अपने सूबे में वापस लौट जाना चाहते हैं। रोटी के लिए घर छोड़कर आए लोगों को गोली का भय। वहाँ का मालिक हमको इतना मार मार के पूरा सीजन भर काम करवाता है और हमको ना पैसे नहीं दिया, मार के भगा दिया वहाँ से। हम अपने बच्चों को इतना दूर लेकर गए थे, लेकिन हमारे कुछ नहीं सुनाई है। हमारे गाँव हमारे लिए कुछ मदद करो या हमारा हक दिला दो। बहुत छोटा छोटा बच्चा लेकर आए हैं काम करने के लिए, 1 रुपए हमको नहीं दिया, मार मार के भगा दिया हमको। सिर पर गठरी लादे प्रवासी मजदूरों का कारवां अपने घरों की तरफ लौट चला है। इन प्रवासी मजदूरों की नजर में गैर कश्मीरियों को निशाना बनाकर आतंकियों ने कश्मीर को जन्नत से जहन्नुम बना दिया है। अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं रहा। तो अभी कश्मीर में डर का माहौल हो गया? हाँ। अच्छा, तो आपका कितने बजे निकले? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे? 7 बजे जी, सुबह 7 बजे। डर का माहौल है काफी? जी, डर का माहौल है। अच्छा। जी जी। तो आप क्या काम करते थे? वो खेती बाड़ी का सेब उतारते थे, यही काम करते हैं। जी। अभी आपने खुद ही फैसला लिया निकलने का वहाँ से? जी, वो खुद ही हम लोग निकल के आ गए। अच्छा, अभी आप अपने घर जाएंगे? जी जी जी, अपने घर जाएंगे। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से क्या कहेंगे, हम लोग को वहाँ डर का माहौल था, हम लोग आ गए हैं काम करने के लिए। अभी काम खत्म नहीं हुआ। अपने घरों से सैकड़ों मील दूर ये प्रवासी मजदूर रोजी रोटी कमाने कश्मीर आए थे, लेकिन आतंकियों की टारगेट किलिंग से इन मजदूरों के मन में खौफ समा गया है। रोटी खाने का ख्वाब लेकर आए थे, गोली खाने के डर से वापस अपने गांव गिराओं की ओर मुड़ गए हैं। ये जो आप ये मजदूर देख रहे हैं, ये कश्मीर घाटी से पलायन करके आए हैं। इस समय जम्मू रेलवे स्टेशन के पास खड़े हैं और ये चाहते हैं कि अपने घर वापस चले जाएं। आप इनके चेहरों की तरफ देखिए, बहुत ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जिस प्रकार से लगातार हाल फिलहाल के दिनों में जो है मजदूरों को जो है आतंकवादी निशाना बना रहे हैं, इससे जो है इनमें भय पैदा हो चुका है और अब ये जो है अपने घर वापस जाना चाहते हैं। श्रीनगर में भी वही हाल है। कश्मीर घाटी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है, मगर आजीविका के सामने जीवन को चुनने वाले मजदूर घाटी छोड़ने पर मजबूर हैं। श्रीनगर से जम्मू रवाना होने वाले प्रवासियों की आप बीती सुनिए। गोलगप्पे बेचते थे हम, इसलिए वो साथ वाले हम मर रहे थे, इसलिए हम घर जा रहे हैं। डर है, डर के मारे रेड़ा लगाते हैं सोरा के, सोरा जाता है, कोई गांधराबल जाता है, उधर
तो भय की वजह से इंसान अब लगा नहीं पा रहे, हम घर जा रहे हैं ना इसीलिए। हालांकि कई प्रवासी मजदूर ऐसे भी मिले जिनका कहना है कि वो डर की वजह से नहीं बल्कि वापस फसल काटने जा रहे हैं। हर साल अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में वो घर लौटते हैं। हम लोग अब घर जा रहे हैं, काम खत्म हो गया। कहाँ पे कैंप आपका? हम रहते थे साल्टन चौक पर खान पैलेस में। उधर क्या सिक्योरिटी है? हाँ, वहाँ तो हमेशा फौजी रहता है। हाँ। फिर अब क्या हुआ? अब माहौल कैसे बदला? माहौल नहीं, हमको घर जाना है, उधर जाकर घर में साली काटना है। रविवार शाम कुलगाम के वनपोह में आतंकियों ने मजदूरों के किराए के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें बिहार के 2 मजदूरों की मौत हो गई। इस महीने बिहार के 4 मजदूर आतंकी गोली का निशाना बन चुके हैं। ऐसे में दूसरे मजदूरों के लिए जिंदगी और रोटी के बीच चुनाव का मुश्किल विकल्प खड़ा हो गया है। श्रीनगर से कमलजीत संधू के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। चीनी सैनिकों के खिलाफ मोर्चे पर तैनात भारतीय सैनिकों को अब कुछ ऐसे हथियार सौंपे जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये हथियार आधुनिक हैं और साथ के साथ पारंपरिक भी। आज हाईटेक त्रिशूल, वज्र, ग्लव्स, दंड और भद्र से आपका परिचय करवाते हैं। दुश्मन की रणनीति से एक कदम आगे रहना युद्ध में कामयाबी की गारंटी होती है। युद्ध अगर छद्म हो तो उसका मुकाबला करने के लिए और भी खास तैयारी चाहिए। 15 जून 2020 को गलवान में 20 भारतीय सेनानियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। उस लड़ाई में भारतीय सैनिकों पर चीनी सैनिकों ने कांटेदार गदा और पत्थरों से हमला किया था। चीन के उस हमले से सबक लेकर लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की सीमाओं पर तैनात भारतीय सैनिकों को ऐसे हथियार दिए जा रहे हैं जो हैं तो अचूक, लेकिन आते हैं नॉन लीथल वेपन कैटेगरी में। LAC पर भारतीय सेना के नए हथियारों में शामिल है वज्र। ये एक नुकीली मेटल की लाठी है। सिर्फ इसके स्पाइक्स ही दुश्मन के होश ठिकाने नहीं लगाएंगे, बल्कि ये बैटरी ऑपरेटेड है, जिसकी वजह से वज्र से दुश्मन को जोरदार करंट का झटका दिया जा सकता है। त्रिशूलधारी महादेव दुश्मनों का संहार करते थे। अब त्रिशूल जैसी डिजाइन वाले आधुनिक नॉन लीथल हथियार भी भारतीय सैनिकों के लिए तैयार किए गए हैं। चीनी सैनिकों ने जब गलवान में भारत को धोखा दिया था, तब उनके पास पारंपरिक हथियार थे। अब बैटरी ऑपरेटेड यानी करंट देने वाला त्रिशूल उनके मुकाबले में लाया गया है। पिछले साल लद्दाख सरहद पर जानला की पहाड़ियों पर जब भारतीय सेना पहुंची थी, तो उस दौरान भी चीनी सेना ऐसे कई तरह के पारंपरिक हथियार लेकर आई थी। और अब मुकाबले के लिए सुरक्षा प्रयास की, खासतौर से ये त्रिशूल जो सामने आने वाले किसी भी दुश्मन को, किसी भीड़ को आसानी से भगा सकता है। ये है सैपर पंच। सैपर पंच यानी बिजली वाले ग्लव्स। ये दुश्मन पर करंट वाला पंच मारने में काम आता है। ये करीब 8 घंटे तक बिजली से चार्ज रह सकता है और ये वाटरप्रूफ भी है। ये इसका बटन है जहां से इसको प्रेस करने पर एक करंट इसमें से निकलेगा और इसकी एक बैटरी है जो करीब 8 घंटे तक चल सकती है और अगर जिस तरह के आमने सामने के मुकाबले में काफी कारगर साबित हो सकता है। इस तरह से ये प्रेस करने पर यानी कि दोनों बटन को जोड़ने पर ये करंट मिलेगा और ये इस पंच का इस तरह से इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ हो सकता है। LAC पर भारतीय सैनिकों को जो नए हथियार दिए गए हैं, उनमें दंड शामिल है। बैटरी ऑपरेटेड करंट देने वाले दंड के 2 वर्जन हैं। एक है छोटा दंड और दूसरा है बड़ा दंड। इस साधारण से दिखने वाले हथियार की खूबी यह है कि गलती से अगर दुश्मन के हाथ पड़ जाए तो वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये एक प्लास्टिक बैटन है जिसके ऊपर बिजली दौड़ती है। ये भी बैटरी ऑपरेटेड है और इसमें एक स्विच है जिसके लिए एक सेफ्टी स्विच की जरूरत होती है। अगर दुश्मन इसे छीन भी लेता है तो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा इस सेफ्टी स्विच के बगैर। ये सेफ्टी स्विच से इसे बस यहाँ टच करेंगे
तो आप इसे देख सकते हैं। नॉन लीथल कैटेगरी में भारतीय सैनिकों को एक खास तरह की ढाल मिली है। इसे नाम दिया गया है भद्र। भद्र सैनिक को हथियार के हमले से बचाती है। इसमें बहने वाला करंट दुश्मन को जोर का झटका जोर से देता है। तो ये जो ढाल है और जो डंडा है, दोनों से एक करंट निकल रहा है। जब सामने भीड़ दुश्मन बड़ी ज्यादा संख्या में आपकी तरफ आ रहा हो, उस दौरान इसका इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि ढाल और डंडे दोनों से करंट निकलेगा और दुश्मन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकता, उसे आप आसानी से पीछे धकेल सकते हैं। तो इस तरह से ये खास ढाल भद्र और ये जो दंड है ये इस्तेमाल किया जा सकता है। LAC पर भारत और चीन के बीच खास समझौतों की वजह से इन नॉन लीथल हथियारों का आइडिया सोचना पड़ा है। चीन ने अपने सैनिकों को लाठी, भाले, डंडा और रॉड जैसी चीजों से लड़ाई की ट्रेनिंग दी हुई है। ऐसे में भारतीय सेना के लिए भारत के पारंपरिक हथियारों को हाईटेक सुविधाओं के साथ मुहैया कराना एक सही रणनीति साबित हो सकती है। मनजीत सिंह नेगी, आज तक। ड्रैगन पर नजर रखने के लिए पूर्वी सेक्टर में असम के मीसामारी में एविएशन ब्रिगेड ने काम करना शुरू कर दिया है। अटैक हेलीकॉप्टर से सर्विलांस ड्रोन तक चीन की चाल को नाकाम करने के लिए यहां सब कुछ मौजूद है। दुश्मन हो जाओ सावधान, हर मुकाबले के लिए तैयार है हिंदुस्तान। चीन से जारी तनातनी के बीच भारतीय फौज को नई ताकत देने के लिए तैयार है एविएशन ब्रिगेड। असम की मिसामारी से पूर्वी सेक्टर में पहली एविएशन ब्रिगेड ने काम करना शुरू कर दिया है। इस ब्रिगेड का मकसद एयर ऑपरेशन को सुदृढ़ करने के साथ साथ जवानों को मदद पहुंचाना है। वो सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाइयों से लेकर कन्याकुमारी तक, और ना ही इंडिया में बट इंडिया के बाहर भी, जैसे कि पवन में श्रीलंका में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इसके साथ ही वो यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी आर्मी एविएशन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। चाहे रुद्र कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो या इजरायली हेरोन ड्रोन या फिर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, एयर एविएशन ब्रिगेड को हर तरह से सशक्त बनाया गया है ताकि दुश्मन की हर चाल को नाकाम किया जा सके। आर्मी एविएशन एक बहुत अहम रोल निभा रहा है पिछले काफी सालों से, और पिछले कुछ सालों में जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनमें भी काफी एडवांसमेंट आए हैं। हमारे ठीक पीछे ध्रुव हेलीकॉप्टर है जो रात में भी ऑपरेशंस कर सकता है, इसकी ये खास बात है। इसके अलावा हेरोन ड्रोन्स हैं जो कि इजरायली मेड हैं। ये रिकॉनेसांस और सर्वेलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और जो सबसे अहम हेलीकॉप्टर आर्मी एविएशन का है वो है रुद्रा, जो कि लड़ने के लिए भी उसमें मिसाइल्स और गन सिस्टम्स लगे हुए हैं। LAC पर चीन की हरकत को देखते हुए सरहद के रखवालों के लिए सर्विलांस एक अहम उपकरण है। सर्विलांस से ही दुश्मन की हर चाल पर नजर रखी जा सकती है और उसकी नापाक चालों को रोका जा सकता है। इस मोर्चे पर इजरायली हेरोन सबसे मारक है। ये 30,000 फीट की ऊंचाई से भी नजर रख सकता है और 24 से 30 घंटे लगातार काम कर सकता है। पिछले साल से जब से चीन के साथ तनातनी चल रही है, भारतीय सेना का एक बहुत बड़ा फोकस सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग पे है। इस काम के लिए ये इजराइल का बना हुआ हेरोन ड्रोन एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ये ड्रोन आई ऑफ द स्काई कहा जाता है और ये एक तरह से बैकबोन है भारतीय सेना की एविएशन विंग के लिए। यही कारण है कि जब भी कोई ऑपरेशन होता है जिसमें एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर होते हैं, कोई मिशन होता है, तो ये पहला जहाज है जो भेजा जाता है सर्वेलेंस के लिए। गलवान में चीनी सैनिकों द्वारा धोखे से भारतीय जवानों पर हमले के बाद से दोनों देशों के बीच तल्ख रिश्ते जारी हैं। जिस दिन से कोरोना शुरू हुआ उसके बाद पहली बार मुंबई में वो मौका आया जब कोरोना से 24 घंटे में एक भी जान नहीं गई। जानकारों की माने तो जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रहा है और इसी तरह कोरोना के आंकड़े भी काबू में रहे तो तीसरी लहर नहीं आएगी।
26 मार्च 2020 वो पहला दिन था जब मुंबई में कोरोना से मौत दर्ज हुई और उसके बाद पहली लहर आई। मामले काबू में आए, फिर दूसरी लहर आई, उस पर भी काबू पाया गया। केस कम होते गए, मौतों के आंकड़े भी घटकर 1 अंक में आ गए। पर रविवार को पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई में 24 घंटे के अंदर कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। रविवार को मुंबई में कोरोना के 367 नए केस आए। इसका मतलब है अच्छी बात है, लेकिन कोविड-19 कोरोना आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आज भी उसका सौम्य रूप आज भी है, तो हम अच्छी तरह और संभालते हैं। डरने की बात नहीं, लेकिन संभालना जरूरी है। मुंबई में वैक्सीनेशन के आंकड़े भी काफी राहत देने वाले हैं। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में 97% लोगों को एक वैक्सीन लग चुकी है, जबकि 55% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसमें वैक्सीनेशन का बड़ा रोल है, तो लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जो भी बचे कुछ वैक्सीनेशन करना बाकी है, कृपया आप कहीं पे भी महानगर पालिका के वैक्सीनेशन सेंटर है या आपके नज़दीक अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर आप पे कर पा रहे हो तो जल्दी से जल्दी आपके अपॉइंटमेंट बुक करके आप कृपया करके सारे लोग वैक्सीनेशन ले लो। मुंबई का रिकवरी रेट भी 97% है और शहर में एक्टिव केस अब 5030 रह गए हैं। मुंबई में 50 बिल्डिंग सील हैं। फिलहाल कोई एक्टिव कंटेनमेंट जोन नहीं है। शहर में थिएटर और मल्टीप्लेक्स 22 अक्टूबर से खुलने जा रहे हैं। बाकी लगभग सब कुछ पहले से ही खुल चुका है। कॉलेजों के खुलने की भी तैयारी चल रही है। पूर्वा चिटनिस, मुंबई, आज तक।